अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों के शर्फ़ व इज़्ज़त को नहीं पहचानता वो हम में से नहीं। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। प्लॉट हैव लेंथ 400 मीटर एंड 600 मीटर। हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लॉट है। सपोज करें कि हम कहते हैं कि इसकी एक लेंथ 400 मीटर है और एक आपके पास 600 मीटर है। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द साइड इज़ 45, यानी जो इन दोनों साइड के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 45 है। तो हमें ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और साथ में हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका एरिया लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। अगर सपोज करें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये सामने साइड सी होती है, ये बी होती है और फिर ए है, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा अल्फ़ा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, बी इज़ इक्वल टू 600 मीटर एंड देन सी इज़ इक्वल टू 400 मीटर। तो सबसे पहले अब हम फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है कि पेरीमीटर इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें तो आपके पास ये दो साइड्स गिवन है, तो ये फिर आपके पास फार्मूला ये बनेगा 1/2 बी सी और एंगल आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा। तो सबसे पहले देखें, अगर हम पेरीमीटर भी फाइंड आउट करेंगे तो हमें सी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन लगा के सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये आपके पास अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं ए की, सबसे पहले हमें क्योंकि ए फाइंड आउट करना पड़ेगा पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, तो आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ऑफ अल्फ़ा। बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर यानी कि 600 का स्क्वायर, सी आपके पास आ जाएगा 400 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 600 इंटू 400 इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा आपके पास है 45। इसको सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें कि 600 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 600 इंटू 400 इंटू कॉज ऑफ 45। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 180588.74। दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 424.9। इसको हमें 424.9 है, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली कह देता हूँ 425, यानी ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 425। अब हमने सिंपल क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। अब स्टेप बाय स्टेप हम अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। अगर हमने फाइंड करना था पेरीमीटर तो वो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए का आंसर हमने निकाला है 425, बी आपके पास आ जाएगा 600 और सी आपके पास आ जाएगा 400। तो ये आपके पास आ जाएगा 1425 मीटर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया इसका पेरीमीटर। सेकंड वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस कंडीशन में इसका फार्मूला हमने बनाया था 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फ़ा। वैल्यूज़ पुट करते हैं 1/2 बी आपके पास है 600, सी आपके पास है 400 और साइन ऑफ अल्फ़ा यानी कि 45। बस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। यह आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 600
मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई साइन 45, तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा कि 84,852.81 मीटर। ये हमने इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया है। इसमें हमने पेरीमीटर फाइंड करना था और साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 8, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसकी इन तीनों साइड्स को रख लेते हैं कि सपोज करें आपके पास 6.5 है, 8.2 है और 5.8 है। अब हमें ये कहा जा रहा है फाइंड द मेजरमेंट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल। हमने स्मॉल एंगल फाइंड करना है और लार्जर एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम इसको लेबल कर लेते हैं कि सपोज करें ए, बी और ये आपके पास आ जाएगा सी। ए के सामने आपके पास आ जाएगा छोटा ए, बी के सामने छोटा बी और सी के सामने छोटा सी। तो आपके पास आ जाएगा जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है, स्मॉलेस्ट साइज के ऑपोजिट जो होता है वो स्मॉलेस्ट एंगल होता है। तो ए की वैल्यू सबसे छोटी है, तो इसका मतलब एक हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है और लार्जेस्ट साइज हैज़ ऑपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, तो इसका मतलब हमने 7 गैमा फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लाजमी मेंशन करूँगा कि अगर हम फाइंड करते हैं फॉर अल्फ़ा, तो आपने ये लिखना है कि स्मॉलेस्ट साइज हैज़ स्मॉलेस्ट एंगल ऑपोजिट। तो जैसे ये स्मॉलेस्ट साइड थी तो इसके अगेंस्ट जो एंगल बन रहा है वो इसका स्मॉलेस्ट एंगल होगा, जिसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया है। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बाय लॉ ऑफ कोसाइन, अगर हम इसको बनाते हैं कॉज ऑफ अल्फ़ा के लिए तो आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बी और सी आ जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करें, बी का स्क्वायर, बी अब आपके पास है 6.5 का स्क्वायर प्लस सी 8.2 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए आपके पास आ जाएगा 5.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी, और बी आपके पास है 6.5 और सी आपके पास है 8.2। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ का एज इट इज सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.5 का स्क्वायर प्लस 8.2 का स्क्वायर माइनस 5.8 का स्क्वायर, तो ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 75.85 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 8.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 106.6। 75.85 डिवाइडेड बाय आंसर, ये आपके पास आ जाएगा 0.7115। ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0.7115, शिफ्ट दबा के कॉज इनटू आंसर, तो आपके पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 44.639। तो फिर हम कह सकते हैं सो द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 44.639। ये हमारे पास एक आंसर तो हमने निकाल लिया कि यह आपके पास आ गया स्मॉलेस्ट एंगल। अब दूसरी दफ़ा हमने गैमा निकालना है, यानी कि लार्जेस्ट एंगल निकालना है। तो अगर हम इसको बनाते हैं फॉर गैमा, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि लार्जर साइड हैज़ लार्जर एंगल opposite to it, क्योंकि सबसे बड़ी साइड आपके पास सी थी, तो सी के अगेंस्ट जो एंगल बन रहा है इसका मतलब हमने गैमा को फाइंड आउट करना है। तो सेम कॉज अल्फ़ा यानी लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करेंगे। अब कॉज ऑफ गैमा आ जाएगा, कॉज ऑफ गैमा इज़ इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए बी। बस सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर देंगे।
तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर। ए अब आपके पास है 5.8 का स्क्वायर, बी आपके पास आ जाएगा 6.5 का स्क्वायर माइनस सी यानी कि 8.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5.8 इंटू 6.5। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज सॉल्व कर लें। 5.8 का स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर माइनस 8.2 का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.65 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 6.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 75.4। तो ये आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स। इस वैल्यू को डिवाइड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 0.1147। इसका कॉज इनवर्स लगा लेंगे, शिफ्ट दबा के कॉज इंटू आंसर। तो आपके पास जो गैमा का आंसर आ गया वो आ जाएगा 83.412। तो ये आपके पास, क्योंकि जो गैमा है वो आपके पास लार्जेस्ट एंगल है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि लार्जेस्ट एंगल इज़ 83.412। ये हमारे पास इसका लार्जेस्ट एंगल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ये गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये गिवन है कि 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 50 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं तो आप यूँ समझ लें कि पैरेललोग्राम की उसने हमें 2 साइड्स गिवन दी हुई हैं। एक उसने हमें दे दी है 50 सेंटीमीटर और दूसरी साइड उसने हमें दे दी है 70 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इफ़ द लार्जर एंगल इज़ मेजर इज़ 110 डिग्री। अब आप ये याद रख लें कि आपके पास जब पैरेललोग्राम होता है उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये 50 है तो फिर ये भी 50 हो जाएगी, और ये 70 है तो ये भी 70 है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, फिर आपने ये भी याद रखना है कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल हो जाएंगे। अब हम पहले इसको लेबल करते हैं। अगर मैं इसको कहता हूँ कि आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो क्योंकि हमने कहा था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब आपके पास हम यूँ कहेंगे कि जो आपके पास ए बी है वो सी डी के बराबर है, और आपके पास जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। यानी हमने कह दिया कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब उसने कहा था कि जो लार्जर एंगल है वो आपके पास 110 है। अगर ये लार्जर एंगल जो बन रहा है आपके पास ये 110 है, इसका मतलब अगर ये एंगल 110 है तो फिर ये भी आपके पास 110 होगा, क्योंकि ये लार्जर एंगल आपके पास आ गया है। और हमने ये स्मॉलेस्ट एंगल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। रीज़न मैं उसकी बताता हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो अब डायगोनल क्या चीज़ होती है, यानी हमने ए से सी तक लेंथ फाइंड आउट करनी है और फिर बी से डी तक, ये दोनों लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सपोज करें स्टार्ट में मैं इस लेंथ को एक्स का नाम देता हूँ, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये एंगल कितना है। अगर ये एक्स होगा तो फिर ये भी आपके पास एक्स होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लाजमी मेंशन करेंगे कि जब हमने कहा है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब है आपके पास जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा, और जो एंगल बी है वो आपके पास एंगल डी के बराबर होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखना है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों एंगल आपके पास जो हैं इक्वल टू आ जाएंगे 360 के। एंगल ए और सी क्योंकि अभी हमें पता नहीं है तो हमने इसको एक्स का नाम दे दिया है, तो हम यहाँ पे एक्स पुट करते हैं एक्स। एंगल बी आपके पास 110 है
एंगल सी आपके पास x है और एंगल डी भी आपके पास 110 है, इक्वल टू 360। x प्लस एक्स ये आ जाएगा 2x प्लस 220 इज इक्वल टू 360। इसको तो जाके माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 360 माइनस 220, इस वैल्यू को माइनस कर दें, 360 माइनस 220 ये आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 140। इस 2 को तो डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 70। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि आपके पास जो एंगल A है वो भी आपके पास 70 है और एंगल C भी आपके पास 70 है, यानी ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है कि ये वैल्यू भी 70 है और ये वैल्यू भी 70 है। अब सपोज करें कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ AC, यानी डायगोनल फाइंड आउट करने थे ना, तो हमने AC को फाइंड आउट करना है और साथ BD को भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम फाइंड करते हैं A और C, तो इसकी डायग्राम को मैं अलग बना देता हूँ, वो उसमें बहुत मिक्स हो जाएगा। बस आप यूँ समझ लें कि ये यूँ बनी हुई है, ये A है, ये B है और ये आपके पास C है। तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब हमने B फाइंड आउट करना है, जबकि C की वैल्यू आपके पास 70 है, A की वैल्यू आपके पास 50 है और जो एंगल बीटा है वो आपके पास 110 है। तो मैं डाटा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली लिखूँगा, यानी C की वैल्यू आपके पास 70 है, A की वैल्यू आपके पास 50 है और बीटा की वैल्यू आपके पास 110 है। तो हमने इन सिंपल हम B फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, तो अगर मैं उसके लिए फार्मूला बनाऊँगा तो ये आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस 2AC कॉज ऑफ बीटा। बस अब हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है। A का स्क्वायर, A आपके पास कितना है 50 का स्क्वायर और C आपके पास कितना है 70 का स्क्वायर माइनस 2, A की जगह आपके पास आ जाएगा 50, C आपके पास आ जाएगा 70 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ बीटा यानी कि 110। बस इस वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे हम। ये आपके पास आ जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 70 इंटू कॉज ऑफ 110। ये आपके पास आ जाएगा 9794.14 आ जाएगा। बस दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दें। जब हम इस वैल्यू का अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास B जो है आ गया है 98.96। ये जो B हमने रखा था ये आपके पास यानी डायगोनल AC था, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो AC की वैल्यू है वो आपके पास है 98.96 सेंटीमीटर। ये एक डायगोनल तो हमने फाइंड आउट कर लिया है A से C तक। अब हम सेकंड डायगोनल को फाइंड आउट करेंगे इसी तरीक़ेकार से, लेकिन पहले उसकी भी डायग्राम बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसका मतलब ये आपके पास 70 है, ये आपके पास 50 है। अब हमने फाइंड करना है B से D तक, ठीक है, और इसका नाम आपके पास आ जाएगा A। तो ये आपके पास आ जाएगा A, ये आपके पास आ जाएगा B और ये आपके पास आ जाएगा B। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो एंगल था ये आपके पास 70 है। अब हमने A फाइंड करना है यानी B से D तक फाइंड आउट करना है। तो सेम फार्मूला बनाएंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अगर हम फार्मूला बनाते हैं A के लिए, A का स्क्वायर तो ये आ जाएगा B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2BD कॉज ऑफ अल्फ़ा। इस ट्रायंगल में जो थीटा है वो आपके पास 70 डिग्री है। ये वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो B आपके पास आ जाएगा 50 का स्क्वायर, D आपके पास है 70 का स्क्वायर माइनस 2, B की जगह आपके पास आ जाएगा 50, D की जगह आपके पास आ जाएगा 70 और कॉज ऑफ अल्फ़ा यानी थीटा आपके पास जो गिवन है वो आपके पास 70 डिग्री है। तो बस कैलकुलेटर अप्लाई करेंगे, जस्ट 50 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर
-2 इंटू 50 इंटू 70 इंटू कॉज ऑफ 70, ये आपके पास आ जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5005.85। इस पे अंडर रूट अप्लाई कर दें, अंडर रूट ऑफ आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 70.75। तो ए आपके पास यानी हमने डायगोनल बी डी को रखा हुआ था, तो बी डी आपके पास आ जाएगा 70.75 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने ये दो डायगोनल्स को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इस चीज़ को एक दफ़ा मैं सारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि हमें ये वाला एंगल गिवन नहीं था, तो आपके पास जो पैरेललोग्राम होती है उसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो जैसे हमने कहा था कि बी आपके पास डी के बराबर है, तो हमने फिर ए को सी के बराबर कर दिया, और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो बाकी हमने इस प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, और हमें पहले पार्ट में ये कहा जा रहा है कि हमने बी सी फाइंड आउट करना है, यानी हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैंने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब मुझे पूरे पैरेललोग्राम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी ये हाफ ट्रायंगल को अलग से बना लेता हूँ। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरीके से डिज़ाइन करूँ, तो यहाँ पे आपके पास बी था, ये सी है, और यहाँ पे आपके पास डी है। यहाँ पे जो एंगल उसने हमें गिवन दिया था, यहाँ पे बनने वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा था आपके पास वो 100 है, और जो डी और बी हमें दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम इसकी साइड्स बनाते हैं, वो डाटा लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। यानी बी के सामने बी, सी के सामने सी, और डी के सामने डी आ जाएगा। और ये साइड उसकी हमें गिवन है कि आपके पास 20 है। यानी इन शॉर्ट हमने क्या करना है, डी को फाइंड आउट करना है, यानी ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली पहले डाटा लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस फार्मूले को यूज़ करेंगे। देखें, आपके पास तीन चीज़ें गिवन है। एंगल डी गिवन है, वो आपके पास है 30 डिग्री। सी है तो इसको मैं गैमा का नाम दूंगा, बल्कि मैं इस क्वेश्चन में एंगल डी लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डी है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि एंगल सी आपके पास आ जाएगा 100, और साइड यानी आपके पास गिवन है 20। तो इसका मतलब है हमने फाइंड करना है डी, यानी कि साइड डी फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि हमने क्या ला लगाना है। तो सबसे इजी मेथड जो होता है वो आपके पास लॉ ऑफ साइन है, और वो इजीली अप्लाई हो सकता है क्योंकि आपके पास दो एंगल गिवन है। अगर एंगल सी गिवन है तो उसके साथ एंगल का साइड भी गिवन है। एक एंगल डी गिवन है और हमने एंगल उसके साइड पुट करनी है। तो जैसे हम फार्मूला बनाते होते हैं ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा, तो यहाँ पे हम यूँ बनाएंगे कि डी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल डी इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल सी आ जाएगा। तो हमने क्योंकि डी फाइंड करना है यानी बी सी फाइंड आउट करना था, तो ये आपके पास आ जाएगा डी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सी। सी आपके पास है 100 मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ डी, उधर मल्टीप्लाई होगा और डी में आपके पास आ जाएगी 30 वैल्यू। तो डी इक्वल टू सी, सी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 100। बस अब इसको हमने सिंपल सॉल्व करना है। ये आपके पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30, ये आपके पास आ जाएगा 10 साइन ऑफ 100 0.984। तो इसको 10 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10.15 इंच, क्योंकि क्वेश्चन में जो यूनिट दिया हुआ वो इंच इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो बी से सी तक की जो लेंथ थी वो आपके पास 10.15 इंच है, और यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके डायग्राम 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर बी।
अब इस पैरेललोग्राम में उसने हमें कहा है कि हमने फाइंड करना है एंगल बी डी सी, यानी ये वाला जो बनने वाला एंगल है ना, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले फिर इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ और ये आपके पास आ जाएगा डी, ये आ गया सी और ये आ गया बी। तो इस तरीके कार से सी के सामने साइड सी आ जाएगी, बी के सामने बी और डी के सामने आ जाएगा डी। अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, इसका मतलब सी की वैल्यू गिवन है वो आपके पास 20 है, बी की वैल्यू 15 गिवन है, और हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये फाइंड आउट करनी है कि ये जो बनने वाला एंगल है ये कितना है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी देखनी पड़ती है कि हमने फार्मूले की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। हमारा मेन पर्पस जो होगा कि हमने इस एंगल को फाइंड आउट करना है कि ये आपके पास कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखें, अगर हमने लॉ ऑफ साइन लगाना हो तो वह तो आपके पास ये होता है, यानी ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा एंड देन सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा। अब देखें, आपके पास सी है और उसकी साइड भी गिवन है। अब मसला ये है कि यहाँ पे डी भी नहीं है और फिर एंगल भी गिवन नहीं है, तो फिर इस तरीके कार से तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर एक मेथड ये हो सकता है कि हमें ये सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, यानी ये हमें 120 गिवन है, तो अगर इसको इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करते हुए अगर हम यहाँ पे ये एंगल फाइंड आउट कर लें, क्योंकि देखें अगर आपके पास अब दो चीज़ें तो गिवन है, अगर हमारे पास साइड बी देखें तो उसका एंगल रहता है। अगर हम सिर्फ ये बी और सी वाला कंसेप्ट यूज़ करें तो उसके बाद अब देखें आपके पास एक साइड यानी सी भी गिवन है, बी भी गिवन है, और जो एंगल सी यानी गैमा है वो भी गिवन है, और यहाँ से हम बीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा करके 180 से इसको माइनस कर लेंगे। ये एक शॉर्ट स्ट्रेटजी है। नहीं तो फिर फर्दर स्टेप ये है कि सबसे पहले आप साइड डी को फाइंड आउट करें और फिर डी से इसको फाइंड आउट करेंगे, तो वो डबल स्टेप है, वो थोड़ा लेंथी स्टेप। हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ, हालांकि हमने इसमें ये चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी है, लेकिन ये चीज़ फाइंड आउट करने से ये होगा कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट स्टेप में हो जाएगा, दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लॉ ऑफ साइन, तो फिर वो आपके पास आ जाएगा। अब मैं इसी तरीके से डिज़ाइन करूँगा कि b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये आपके पास आ जाएगा c इंटू साइन ऑफ बीटा, यह आ जाएगा b इंटू साइन ऑफ गैमा, यह आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू b इंटू साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय c। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अब आपके पास जो b की वैल्यू थी वो आपके पास थी 15 और साइन ऑफ गैमा, और गैमा की वैल्यू आपके पास आ गई 120 डिवाइडेड बाय c आ जाएगा 20। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन बीटा इज़ इक्वल टू, ये सॉल्व करना पड़ेगा, 15 इंटू साइन ऑफ 120, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.99 डिवाइडेड बाय 20, तो आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स डिवाइडेड बाय 20। इस वैल्यू को डिवाइड करने से आपके पास आ रहा है 0.649। इसी का हम साइन इनवर्स ले लेंगे, शिफ्ट दबा के साइन, तो आपके पास जो बीटा की वैल्यू आ गई है वो आ जाएगी 40.50। यानी ये वाला जो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है ये आपके पास आ गया 40.50। बेसिकली हमने फाइंड आउट करना था एंगल डी। तो अब हम यूल फार्मूला लगा सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अब हमने एंगल डी को फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी माइनस एंगल बी, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी यानी कि 120 माइनस एंगल बी 40.50। बस इसको सॉल्व कर लें, 180 माइनस 120 माइनस 40.50,
तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल डी विच इज़ इक्वल टू 19.5। तो अगर हम इसको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखेंगे तो ये आ जाएगा एंगल बी डी सी विच इज़ इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक फिगर गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि इसमें हमने फाइंड करनी है द साइड बी सी, यानी ये आपके पास बी है और ये सी है, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो लेट करें, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स का, बी से सी आपके पास एक्स है, ए से बी ये हाइट है तो मैं इसको एच रख लेता हूँ, और हमारे पास जो बी से डी तक जो टोटल डिस्टेंस बन जाएगी वो आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस 15। और देखें आपके पास ये गिवन है कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, बी से लेकर सी तक वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसको हमने एक्स का नाम दिया है। तो बेसिकली जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास दो ट्रायंगल बन रही हैं। अगर पहली दफ़ा मैं छोटी ट्रायंगल लेता हूँ, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी और सी, अगर मैं ए बी सी ड्रा कर लूँ तो इसका मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी आ गया। इसको मैंने हाइट का नाम दिया है यानी एच का। यहाँ पे जो एंगल आपके पास आ रहा है वो 40 है और बी से सी मैंने इसको नाम दिया हुआ है एक्स का। अब देखें हमारे पास अभी एक्स भी नहीं है और एच भी नहीं है, तो ये ट्रायंगल तो आपके पास आ गई पहली ट्रायंगल, इसको मैं अभी यहीं पे छोड़ देता हूँ। एक ट्रायंगल अभी हमारे पास एक और अगर हम बनाने की कोशिश करें तो वो आपके पास फिर यूँ बन रही है, यूँ, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी और ये आपके पास आ जाएगा डी। तो इसमें भी आपके पास ये हाइट आ जाएगी, बी से डी समझने आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 15 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, देखें अगर हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो अगर आपके पास परपेंडिकुलर हो और बेस हो, क्योंकि आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने सिर्फ साइड बी सी को फाइंड आउट करना है। कोई मेंशन नहीं है कि हमने ला ऑफ साइन कोसाइन या टेन लगाना है। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं टेन थीटा, वो आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। थीटा आपके पास कितना है, टेन 40, परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा h और बी सी आपके पास आ जाएगा x, और टेन 40 की वैल्यू आपके पास है 0.839। 0.839 इस x को उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ गया h, यानी अगर मैं h की वैल्यू बनाऊंगा तो ये आपके पास, इसको मैं कंसीडर करता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। बिल्कुल इसी तरीके का अगर मैं इस दूसरी ट्रायंगल को भी सॉल्व करूँ तो फिर मेरे पास आ जाएगा कि इन ट्रायंगल ए बी डी, अब आपके पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और यहाँ पे जो एंगल उसने हमें दिया हुआ है वो 20 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा टेन 20। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास h आ रहा है और बेस में आपके पास आ जाएगा x प्लस 15। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, टेन 20 निकालना है, ये आ जाएगा 0.3639, 0.3639 और इस x प्लस 15 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 15 इक्वल टू h। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3639x, इसको अगेन 15 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 5.459 इक्वल टू h। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करें तो बल्कि यूँ करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि यूजिंग वैल्यू पुट h इज इक्वल टू 0.839x इन इक्वेशन नंबर 2 के, यानी h की ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा।
0.3639x प्लस 5.459 विच इज इक्वल टू h, और h की वैल्यू थी आपके पास 0.839x आ जाएगा। एक्स वाई टर्म को हम एक तरफ रख लेते हैं, यह आ जाएगा 5.459 इज इक्वल टू 0.839x। ये वाली वैल्यू उस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये माइनस हो जाएगी, 0.3639x हो जाएगा। तो 5.49 अगर मैं यहाँ से x को कॉमन करूँ तो ये आ जाएगा 0.839 माइनस 0.3639 आ जाएगा, यह आ जाएगा 5.459 इक्वल टू x। इन वैल्यूज़ को आपस में माइनस करें, यह आ जाएगा 0.839 माइनस 0.3639, यह आपके पास आ जाएगा 0.4751। इस वैल्यू को तो डिवाइड कर दें, 459 डिवाइडेड बाय 0.4751, 5.459 डिवाइडेड बाय आंसर। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 11.49। तो बेसिकली x देखें हमारे पास क्या था, b से c, फिर हम कह सकते हैं कि 10 b से c विच इज़ इक्वल टू 11.49। ये आपके पास इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी इस डायग्राम में। चलते हैं इसकी डायग्राम 2 के जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में उसने हमें ये कहा है कि हमने फाइंड करना है एंगल EDG, यानी इन शॉर्ट जो D पे एंगल बन रहा है हमने वो फाइंड आउट करना है। उससे पहले आपके पास हम डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। अगर हम इस छोटी डायग्राम की बात करते हैं, इस डायग्राम की, तो इसका मतलब आपके पास ये एंगल 90 डिग्री का है, ये साइड 20 डिग्री की है, और बस हमें इसके अलावा छोटी डायग्राम का कोई डेटा भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये डाटा हमें गिवन नहीं है। थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल अगर हम देखते हैं, अगर हम इस कंप्लीट एंगल D को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, और हमें यहाँ पे ये 90 का एंगल भी गिवन है। तो इसका मतलब है इससे पहले फिर मुझे ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करूँगा तो जब मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा जिसमें आपके पास आएगा, ये आपके पास हाइपोटेनियस है और ये आपके पास अगर ये थीटा होगा तो ये आपके पास बेस हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये चीज़ मुझे यहाँ फाइंड आउट करनी पड़ेगी जब मैं इस एंगल D को फाइंड आउट करूँगा। लेकिन इससे पहले फिर इस छोटी ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ से इस एंगल को फाइंड आउट कर लूँ, तो जब मैं इस एंगल को फाइंड आउट करूँगा तो इसकी मदद से यहाँ पे मैं इसका ये परपेंडिकुलर ड्रा कर सकता हूँ, क्योंकि ये थीटा होगा तो ये सामने परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ से एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि हमें एक चीज़ और गिवन है कि आपके पास ये जो एंगल है ना, ये आपके पास 125 है। तो यानी ये जो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, इसके अंदर जो एंगल बनता है वो आपके पास 180 डिग्री होता है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि एंगल EFG, तो वो आपके पास हो जाएगा एंगल EF और D, एंगल EF और D प्लस एंगल DF और G। क्योंकि EFG एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका तो टोटल एंगल आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल EFD यानी ये हमने फाइंड आउट करना है, और एंगल DFG आपके पास है 125। EFD प्लस 125, इसको इधर ला के माइनस कर दें, 180 माइनस 125, तो ये आ जाएगा एंगल EFD। इन दो वैल्यूज़ को आपस में माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 125, तो ये आपके पास आ गया 55 एंगल। तो ये आपके पास एंगल EFD यानी ये जो छोटी ट्रायंगल का ये वाला एंगल है, ये आपके पास आ गया 55। ये फाइंड आउट करने का बेनिफिट ये हुआ कि अगर हम इस ट्रायंगल के इस एंगल को आप यहाँ पे पुट कर देते हैं 55,
अगर मैं यहाँ से अब इस परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, सपोज करें मैं इसका नाम रख देता हूँ h, और ये E था, ये आपके पास F है, और ये आपके पास आ गया है D। अगर अब मैं यहाँ पे वैल्यू लगाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अब थीटा क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया तो ये आ जाएगा tan, अच्छा tan यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे आपके पास लगेगा क्योंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये आपके पास लगेगा सम पीपल पी फॉर परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम tan नहीं लगाएंगे बल्कि साइन थीटा लगाएंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, यानी कि हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 55, परपेंडिकुलर आपके पास हमने उसको h का नाम दिया है और हाइपोटेनियस हमें छोटी ट्रायंगल में गिवन है 20 है। यहाँ पे आप लिख भी दें कि हम ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं D, F और T। अब ये आपके पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 55 इज इक्वल टू h, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 55, तो ये आपके पास h की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 16.38। अब देखें ये चीज़, अब हम इस क्वेश्चन में आप यूँ समझ लें कि h की वैल्यू वो जो हमने 16.3 सॉल्व की है 16.38, तो यानी इस क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 16.38। क्योंकि अब आपके पास ये एंगल हमने फाइंड करना है तो फिर ये वाली साइड आपके पास आ जाएगी बेस, ये आपके पास हाइपोटेनियस है, यानी फिर इसको मैं अगर ऐसे बना दूं इस तरीके कार से ऐसे, तो ये वाला एंगल अब आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस इसकी 30 है, बेस इसकी हमने निकाली है 16.38, और अब आप यूँ समझ लें कि हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये जिसको हमने एंगल डी का नाम दिया हुआ था। अगर अब यहाँ पे मैं देखूँ तो क्योंकि हमारे पास ये एंगल है और आपने सिंपल डी को फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास हाइपोटेनियस आ गया, ये आपके पास आ गई है बेस। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो tan थीटा फिर यहाँ पे नहीं लगेगा। फिर हम सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेक करते हैं, कॉस करली ब्राउन हेयर, तो फिर कॉस थीटा लगेगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू करली ब्राउन बी फॉर बेस एच फॉर हाइपोटेनियस, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस डी, बेस आपके पास है 16.38 और हाइपोटेनियस आपके पास आ गया 30, तो फिर हम कहेंगे डी इक्वल टू कॉस इनवर्स 16.38 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आपके पास आ जाएगा शिफ्ट दबा के कॉस इनवर्स 16.38 डिवाइडेड बाय 30, तो आपके पास जो एंगल डी आ गया है वो आ गया है 56.90। तो हमने जो एंगल डी फाइंड आउट करना था ये वाला एंगल ई डी जी विच इज इक्वल टू 56.90, ये हमारे पास इसका एंगल है। तो जब भी आप इसका कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए तो उसको शॉर्ट डायग्राम में डिवाइड कर लें तो करना इजी हो जाएगा। अब मैं इस सारे क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। बेसिकली हमने यहाँ पे ये जो एंगल डी था ये फाइंड आउट करना था। सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी, अगर आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपके पास 180 डिग्री का बनता है, क्योंकि आपके पास ये जो 125 एंगल था इसमें से अगर हम 180 को माइनस करेंगे तो ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। इस एंगल की मदद से हमने इस छोटी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया क्योंकि यहाँ पे थीटा बन रहा था। तो नेक्स्ट जब हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर चुके हैं तो थीटा ये है, तो थीटा के सामने आपके पास परपेंडिकुलर होगा, तो फिर हमने डायग्राम की थोड़ी सी लोकेशन को चेंज कर लिया ताकि एग्जैक्टली समझ आ जाए, और फिर हमने एंगल डी को फाइंड आउट कर लिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहते हैं तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोहसिन वो है जो आपको यकीन दिलाता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।